नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है जीवन? तो आज से हमारी इस सेशन के साथ में ही जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है उसकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ ही हमारी जो नई बढ़ती रहेगी उसका आगाज भी हो जाएगा। और वास्तव के अंदर जो नगरपालिका अधिनियम है उसके ओरिजिनल खिलाड़ी अब आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो ये नगरपालिका अधिनियम पढ़ेंगे वो इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि हमारा जो बेरेक्ट होता है उसका एक भी अक्षर छूटे ना। गुड इवनिंग। एक भी अक्षर नहीं छोड़ना है। क्या है कि आरपीएससी का जैसा ट्रेंड है या जिस और आरपीएससी जा रही है वहां पर अपने को आरपीएससी की तरह ही सोचना होगा, आरपीएससी की तरह ही बिहेव करना होगा, तभी जो आरपीएससी में लिस्ट आती है उसमें नाम हमारा आ पाएगा, अन्यथा हमारे सामने चुनौती रह सकती है। तो आरपीएससी का माइंडसेट यही है कि वह हर चीजें डिटेल में पूछना चाह रही है कि जो स्टूडेंट है बैठती है वह स्वाध्याय करे, यानी सेल्फ स्टडी करे। तो सेल्फ स्टडी के अंदर वो डीपली चीजें पढ़ता है, सरफेशियल नहीं पढ़ता, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय वाला मैटर ही यहाँ पे कैरी ऑन किया जाएगा। नमस्कार। तो सभी को आवाज वगैरह क्लियर है? हाँ, एग्जाम के अंदर टाइम लग जाएगा। बाकी जो सवाल हैं हम लोग इस सेशन को खत्म होने के बाद में लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और हम लोग इस सेशन को करते हैं इसी बात के साथ में शुरू। गुड इवनिंग। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा जो ये सेशन रहेगा डिटेल्ड सेशन रहेगा। जो हमारा नगरपालिका अधिनियम हम लोगों ने पहली बार पढ़ा था, दूसरी बार पढ़ा था, उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इस बार पढ़ेंगे, और दोनों माध्यमों में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो यहां पर जब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो अपने को और ज्यादा मजा भी आएगा, प्रैक्टिकल उदाहरण भी हमारे पास में रहेंगे। तो देखो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वापिस आप लोगों को कह देता हूं, आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लो और सिलेबस की एक एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और सिलेबस अगर किसी को पता है तो उसको यह बात पता रहेगी कि उसे कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। सिलेक्शन उसी का ही होता है जिसको यह भी पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग एज पर सिलेबस चलेंगे, किसी प्रकार से सिलेबस से बाहर जाके हम लोग कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ओके, चलो इस बार सिलेक्शन होगा ही हमारा। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है चैप्टर 2। हमारे सिलेबस का जो पहला पॉइंट है वह है चैप्टर 2, अध्याय 2 है। अध्याय 2 कहता है नगरपालिकाओं का गठन और शासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। यानी जो ये अध्याय 2 रहेगा जिसके अंदर हम लोग धारा 3 से शुरू करेंगे और 50 तक चलेंगे, तो वहां पर हमारे को यह बात पता करनी है कि नगर पालिकाओं को किस प्रकार से गठित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, और किस प्रकार से उनका शासन संचालित किया जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग सेक्शंस में आगे बढ़ते जाएंगे, धाराओं में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें यह पता लग जाएगा कि कैसे नगर पालिकाओं को घोषित किया जाता है, फिर कैसे उनकी स्थापना की जाती है, चुनाव कैसे होते हैं, और उसके बाद में इनका शासन प्रशासन कैसे चलता है। ये सब बातें हम लोग चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे। और जो चैप्टर 2 है उसकी शुरुआत होती है हमारी धारा 3 से, सेक्शन 3 से, नगर पालिकाओं का परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। अब यहां पर हमारे सामने जो पहला शब्द दिखाई दे रहा है वह है परिसीमन, डिलिमिटेशन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए डिलिमिटेशन होता क्या है, परिसीमन होता क्या है। परिसीमन शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है। तो डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो हमारी जो एमएलए एमपी की सीटें होती है उनका भी डिलिमिटेशन होता है। तो वैसे ही हमारी जो नगर पालिकाएं होती है उनका भी डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है। तो यहां पर लिमिट करना होता है। लिमिट किसको लिमिट करना होता है? सीमाओं को लिमिट करना होता है। तो यहां पे लिमिटेशन ऑफ द बाउंड्रीज, जो सीमाएं होती है उन सीमाओं को हम लोग लिमिट करेंगे, उन सीमाओं में हम लोग परिवर्तन करेंगे। जैसे यहां पे हम लोगों ने ये पर्टिकुलर कोई सीमा क्षेत्र बना दिया। अब ये जो सीमा क्षेत्र है, इस सीमा क्षेत्र को हम लोगों ने नगर पालिका नाम दे दिया। अब यहां पे ये जो सीमा क्षेत्र हम लोगों ने डिसाइड किया है, ये भी लिमिटेशन है। इस सीमा क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया, ये भी डिलिमिटेशन है।
ये दो सीमा क्षेत्र थे, उनको हम लोगों ने जोड़ दिया, ये भी डिलिमिटेशन होता है। या ये जो सीमा क्षेत्र था एक और, उसको इसमें मिला दिया, ये भी डिलिमिटेशन होता है। तो यानी किसी भी कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, जैसे यहां पर आइडेंटिटी नगर पालिका है, तो नगर पालिका का सबसे पहले तो हम लोगों ने सीमा क्षेत्र, टेरिटरी यहां पर डिसाइड किया। वो टेरिटरी डिसाइड करना भी यहां पर परिसीमन होता है, और किसी इस पर्टिकुलर टेरिटरी को नगरपालिका नाम देना भी डिलिमिटेशन होता है। तो यहां पर हम लोगों ने दो नगरपालिकाओं को जोड़कर एक नगरपालिका बनाया, या एक नगरपालिका को तोड़कर दो या उससे ज्यादा नगरपालिकाएं बना दी, या किसी लोकल एरिया को नगरपालिका घोषित कर दिया। ये सब के सब डिलिमिटेशन का हिस्सा होते हैं, और वो सब बातें आती है सेक्शन 3 के अंदर। तो हमसे पूछे नगरपालिकाओं का परिसीमन कौन सी धारा में होता है, तो हमारा सीधा सा जवाब रहेगा, वो रहेगा धारा 3 में। अब फिर देखो ये डिलिमिटेशन करता कौन है, अगला सवाल ये आता है। तो डिलिमिटेशन करने का अधिकार दिया गया है राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकालती है। राज्य सरकार जो आधिकारिक राजपत्र होता है, यानी राजपत्र होता है, उसमें अधिसूचना जारी करती है, अधिसूचना प्रकाशित करवाती है और उससे डिलिमिटेशन करती है। तो यहां पे अगली बात हमारे को यह पता लगनी चाहिए कि परिसीमन करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंदर राजस्थान की विधानसभा ने किसको दिया है, क्योंकि हमारा ये जो एक्ट है ये विधानसभा ने बनाया है, और विधानसभा ही यहां पर ये धाराएं बना रही है, और इन धाराओं के अंदर अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग ड्यूटीज असाइंड कर रही है, उन्हें यहां पर कर्तव्य प्रदान कर रही है। तो परिसीमन का धारा 3 में वर्णन किया गया, परिसीमन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, और तरीका बताया कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करवाएगी, पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब देखो परिसीमन के प्रकार क्या क्या होते हैं, क्या क्या रहेगा परिसीमन में। एक तो होता है नई नगरपालिका घोषित करना, किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगरपालिका में सम्मिलित नहीं है, नगरपालिका घोषित किया जा सकता है। अब यहां पे वर्ड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कि परिसीमन का जो पहला रूप है, फर्स्ट टाइप ऑफ डिलिमिटेशन, वो होता है नई नगरपालिका घोषित करना, डिक्लेरेशन ऑफ न्यू म्युनिसिपैलिटी। फिर बात आती है डिक्लेरेशन करता कौन है, तो हम लोगों ने कहा राज्य सरकार यहां पर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर डिक्लेयर करती है कि कोई लोकल एरिया, किसी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगरपालिका में सम्मिलित नहीं था, उसे अब नगरपालिका घोषित किया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ न्यू म्युनिसिपैलिटी, अ लोकल एरिया नॉट इंक्लूडेड इन एनी म्युनिसिपैलिटी मे बी डिक्लेयर्ड एज ए म्युनिसिपैलिटी। अब देखो यहां पे ये कोई लोकल एरिया है, लोकल एरिया का मतलब होगा कोई भी भौगोलिक क्षेत्र। अगर हम लोग किसी को स्थानीय क्षेत्र नाम दे रहे हैं, स्थानीय क्षेत्र, लोकल एरिया नाम दे रहे हैं किसी भी एरिया को, तो अपने आप में ये एक जियोग्राफिकल एरिया होगा, भौगोलिक क्षेत्र होगा, भौगोलिक क्षेत्र जिसकी एक पर्टिकुलर सीमा होगी। तो ये जो पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको राज्य सरकार ने नगरपालिका घोषित कर दिया। अब राज्य सरकार इसको नगरपालिका घोषित कर रही है, तो पहली शर्त भी यहां पे बता दी गई है। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से एरिया को ही राज्य सरकार नगरपालिका घोषित कर सकती है, तो हमारे को यह बात पता रखनी चाहिए कि जो किसी नगरपालिका में एरिया सम्मिलित नहीं था, उसे ही राज्य सरकार यहां पर म्युनिसिपैलिटी घोषित कर सकती है। लोकल एरिया नॉट इंक्लूडेड इन एनी म्युनिसिपैलिटी, यानी ये जो लोकल एरिया है, ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, ये किसी म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो नगरपालिका का अगर ऑलरेडी हिस्सा है, तो उसे राज्य सरकार यहां पर नगरपालिका घोषित नहीं कर सकती, तो वह नगरपालिका के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यह फर्स्ट शर्त ऐड कर दी जाती है। ना ये अलग अलग है ना, दोनों लास्ट में वापस पूछना, तो उसके अंदर में सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तो ये बात भी पता लग गई। तो नई नगरपालिका घोषित कौन करता है, तो हमने कहा राज्य सरकार। राज्य सरकार कैसे करती है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर यहां पर नोटिफिकेशन निकाल कर।
और किसको घोषित करती है? तो लोकल एरिया को, स्थानीय क्षेत्र को। और ये स्थानीय क्षेत्र यहां पर नगर पालिका में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, नॉट अ पार्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, नॉट इंक्लूडेड इन एनी म्युनिसिपैलिटी। फिर देखो दूसरा क्या होता है, किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित करना, किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी विद्यमान नगर पालिका में जोड़ा जा सकता है। इंक्लूजन ऑफ एरिया, लोकल एरिया में बी इंक्लूडेड इन एनी एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी। तो जो पहला यहां पे परिसीमन किया वो तो किया राज्य सरकार ने किसी लोकल एरिया को, स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करके, जो एरिया पहले किसी नगर पालिका का हिस्सा नहीं था। फिर दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा ये तरीका होता है कि ये कोई पर्टिकुलर नगर पालिका है, नगर पालिका। अब इस नगर पालिका के अंदर पास में ही कोई एरिया है, तो ये जो लोकल एरिया है, स्थानीय क्षेत्र है, इस लोकल एरिया को इस नगर पालिका में ये इंक्लूड कर देगी, इंक्लूजन, सम्मिलित कर देगी। सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास में? तो हम लोगों ने कहा वापिस राज्य सरकार के पास में। ये भी डिलिमिटेशन होता है। एक तो इस पर्टिकुलर लोकल एरिया को ही नगर पालिका घोषित करना, अगर वो नगर पालिका का एरिया नहीं है तो, और दूसरा किसी पास में स्थित लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी में इंक्लूड कर देना, सम्मिलित कर देना। यह भी राज्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले परिसीमन का एक तरीका होता है। अब लोकल एरिया को किसी विद्यमान नगरपालिका में मिलाया जाता है, तो वह यहां पर एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि म्युनिसिपैलिटी है ही नहीं और उसमें किसी लोकल एरिया को मिला दिया, तो वो म्युनिसिपैलिटी होगी ही नहीं। तो म्युनिसिपैलिटी में जब कोई लोकल एरिया बने मिलेगा तभी वह म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा होगा। तो इस प्रकार से जो इंक्लूजन होता है यह भी परिसीमन होता है। हाँ, माना जा सकता है ये, है ना। आगे देखो फिर नई विस्तारित, जैसे गांव का एरिया है, कोई नगरपालिका के पास में गांव होते हैं, तो उस गांव वाले इलाके को नगरपालिका में शामिल कर देते हैं, तो वो इंक्लूजन हो जाता है और फिर वह म्युनिसिपैलिटी कहलाएगा। अब फिर क्या होता है, अब हम लोगों ने क्या किया, दो काम कर दिए अभी तक। एक तो किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर दिया, एनी लोकल एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज म्युनिसिपैलिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने कर दिया। दूसरा क्या किया, हम लोगों ने किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित कर दिया। तो हमारे पास में यहां पे दो कंडीशन आ गई है। अब जब ये दो कंडीशन आ गई, उसके बाद में इन पे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया या किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी में मिला दिया, तो उसके असर क्या आएगा, प्रभाव क्या आएगा, तो वो प्रभाव हम लोग यहीं पर देखेंगे। तो जो नई नगरपालिका बनती है या जो विस्तारित नगरपालिका होती है, विस्तारित नगरपालिका का मतलब उस कोई नगरपालिका में किसी पास वाले इलाके को सम्मिलित कर दिया गया है, एनी लोकल एरिया इज इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपैलिटी। तो वहां पर चुनाव करवाने होंगे हमारे को, क्योंकि हम लोगों ने ये जो नगरपालिकाएं बनाई हैं, इन नगरपालिकाओं को इसलिए बनाया गया ताकि स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में हम लोग इनको विकसित कर सकें, यूनिट्स ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। और स्थानीय शासन की जो ये यूनिट्स होगी, ये चुनावों से यहां पर चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों के द्वारा बनेगी। अब जो हमारे अर्बन इलाके होते हैं, वहां पर विकास करवाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण काम करता है। जयपुर में विकास प्राधिकरण है, अजमेर में है, भरतपुर में, कोटा में, सब जगह डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यूआईटी। आप लोग बताओ, राजस्थान के अंदर कितने अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है? जो नगर विकास न्यास होते हैं, ये भी शहर का विकास करते हैं, लेकिन जेडीए में चुनाव नहीं होते। नगर विकास न्यास यूआईटी में भी चुनाव नहीं होते। तो हम लोगों ने हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट है, उसके लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से जिन संस्थाओं की स्थापना करी है, उन्हें हम लोग नगरपालिका कहते हैं। तो अगर किसी भी एरिया को नगरपालिका घोषित कर दिया जाता है, तो उस एरिया में जो जनसंख्या रह रही है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, टू रिप्रेजेंट दैट लोकल एरिया, हमारे को यहां पर इलेक्शन करवाने होंगे। तो फिर ये चुनाव इस घोषित की हुई नगरपालिका में और जो एरिया नगरपालिका में शामिल हुआ है, वहां पर कब करवाए जाएंगे, ये देखो। यदि किसी क्षेत्र को नई नगरपालिका घोषित किया जाता है या अतिरिक्त क्षेत्र उस नगरपालिका में जोड़ा जाता है, तो उस क्षेत्र के सदस्यों का चुनाव अपॉइंटेड डे, नियत दिवस से 6 माह के भीतर कराया जाएगा।
और राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसा उपबंध करेगी। State government by an order provide where a new municipality is created or an area is included, election for members of that area shall be held within 6 months from the appointed day। अब इस बात को हम लोग समझते हैं। पहली बात क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है कि किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर दिया गया है, एनी लोकल एरिया इज डिक्लेयर्ड एड म्युनिसिपैलिटी। दूसरा है कोई म्युनिसिपैलिटी थी, उसके अंदर किसी पास वाले इलाके को इंक्लूड कर दिया, सम्मिलित कर दिया गया, तो उन एरियाज के प्रतिनिधि भी तो हमारे को नगरपालिका में भेजने होंगे। अब वो प्रतिनिधि हम लोग नगरपालिका में भेजें तो वहां पर चुनाव करवाने आए जरूरी होते हैं। अब ये चुनाव कितने दिन में करवाए जाएंगे? तो सामान्य बात है 6 महीने में चुनाव होते हैं, लेकिन ये 6 महीने कौन सी तारीख से गिने जाएंगे? तो हम लोग कहेंगे नियत दिवस से 6 महीने, अपॉइंटेड डे से 6 महीने। अपॉइंटेड डे का मतलब होता है ये आदेश जिस दिन पारित लागू होता है उस दिन को हम लोग अपॉइंटेड डे कह देते हैं। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, यहां पर व्हाइट काम करेगा, ये देखो। अब ये कोई लोकल एरिया था, स्थानीय क्षेत्र, अब इसको राज्य सरकार ने नगरपालिका घोषित कर दिया, म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दी गई है, म्युनिसिपैलिटी। अब ये म्युनिसिपैलिटी बन चुकी है। किसने घोषित किया? डिक्लेरेशन करने का जो अधिकार है वह है राज्य सरकार के पास में है। दूसरा क्या किया? यहां पे कोई एरिया था, उस एरिया को, ये कोई एक लोकल एरिया, अब ये जो स्थानीय क्षेत्र है इसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया, सम्मिलित। अब ये जो सम्मिलित करने का आदेश है ये भी किसने निकाला? राज्य सरकार ने। इस लोकल एरिया को नगरपालिका घोषित भी किसने किया? राज्य सरकार ने। अब क्या होगा कि यहां पे इस पर्टिकुलर लोकल एरिया को नगरपालिका घोषित कर दिया, पहले ये नगरपालिका नहीं थी, नगरपालिका नहीं थी तो यहां पे नगरपालिका के जनप्रतिनिधि भी नहीं थे, जैसे पार्षद भी नहीं थे, तो यहां पर हमारे को प्रतिनिधि भेजने होंगे, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि होंगे उनके चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। ये चुनाव 6 महीने में होंगे, 6 माह के अंदर होंगे। अब ये जो लोकल एरिया था इस म्युनिसिपैलिटी में मिला, अब इस म्युनिसिपैलिटी में मान लो ऑलरेडी चुनाव हो चुके हैं, सदस्य हैं, लेकिन ये एरिया जब इसमें मिलाया गया तो यहां के प्रतिनिधि भी तो हम लोगों के द्वारा इस नगरपालिका में रिप्रेजेंटेशन के लिए होने चाहिए, तो यहां पर भी चुनाव 6 महीने में होंगे। अब ये 6 महीने हम लोग कौन सी तारीख से? तो हम लोग कहेंगे नियत दिवस से, नियत दिवस, अपॉइंटेड डे। ये याद रखना, अपॉइंटेड डे स्पष्टीकरण में दिया हुआ है। ये नियत दिवस क्या होता है? जिस दिन आदेश लागू होता है, आदेश लागू हुआ, यानी आज की तारीख से ये जो लोकल एरिया नगरपालिका माना जाएगा तो नियत दिवस आज माना जाएगा, तो आज से अगले 6 महीनों में चुनाव होने हैं। या ये जो एरिया था नगरपालिका में मिलाया गया उसका आदेश कल 30 जून से यहां पर लागू होता है, तो नियत दिवस 30 जून माना जाएगा। ये बात हमारे को पता होनी चाहिए। फिर बात आती है यहां पर कि ये जो चुनावों संबंधित आदेश हैं ये आदेश निकालेगा कौन? तो यहां पे ये जो आदेश होते हैं ये आदेश राज्य सरकार निकालती है, आदेश राज्य सरकार निकालेगी, राज्य सरकार का आदेश होता है ये। राज्य सरकार आदेश निकालकर उपबंध करेगी कि अगले 6 महीने के अंदर यहां पर चुनाव हो जाने चाहिए। तो ये बात ऑलरेडी यहां पर ऐड कर दी थी। तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसा उपबंध करती है। कैसा उपबंध करती है? कि अगले 6 महीने के अंदर, यानी अगले 6 महीने का मतलब नियत दिवस से 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। तो सवाल हमारा यहां पर भी बन सकता है कि यहां पर किसी लोकल एरिया को नगरपालिका घोषित किया गया तो उसके चुनाव नियत दिवस से, अपॉइंटेड डे से नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हो जाएंगे, तो उससे संबंधित उपबंध करने वाला आदेश कौन जारी करेगा?
तो हमारा जवाब रहेगा राज्य सरकार यहां पर आदेश जारी करके उपबंध करेगी। स्टेट गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर प्रोवाइड फॉर द इलेक्शंस। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब देखो नेक्स्ट, किसी क्षेत्र को नगरपालिका से अलग करना। अब दो कंडीशन हम लोगों ने देख ली, नगरपालिका डिक्लेयर हो चुका है कोई लोकल एरिया, उसे घोषित किया जा चुका है नगरपालिका, या किसी लोकल एरिया को नगरपालिका में सम्मिलित इंक्लूड किया जा चुका है। अब तीसरी कंडीशन यह भी तो बनती है कि कोई एरिया जो ऑलरेडी नगरपालिका का हिस्सा है उसे नगरपालिका से अलग भी किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार से परिसीमन का ही हिस्सा होता है। अब देखो, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका की सीमा से बाहर किया जा सकता है। एक्सक्लूजन ऑफ एरिया, ए लोकल एरिया में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए म्युनिसिपैलिटी। तो ये कोई म्युनिसिपैलिटी है, नगरपालिका। अब यहां से ये जो पर्टिकुलर इलाका था इसको नगरपालिका ने बाहर कर दिया, फिर ये जो पर्टिकुलर इलाका था इसको भी नगरपालिका ने बाहर कर दिया, ये जो पर्टिकुलर इलाका था इसको भी नगरपालिका ने बाहर कर दिया। अब ये जो इलाके रहेंगे, इन इलाकों को जो बाहर किया गया है, ये बाहर करने का आदेश कौन निकालेगा, इसका जवाब आप लोगों को बताना है। यानी ये एक नगरपालिका है, ये जो नगरपालिका है इस नगरपालिका से ये इलाका ये इलाका ये इलाका अलग कर दिया गया है, तो अलग का आदेश कौन निकालेगा, अलग करने का आदेश कौन जारी करेगा। ये क्या हो रहा है आज, तो हम लोग कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार यह आदेश जारी करेगी। वेरी गुड। तो इंक्लूड करने का आदेश राज्य सरकार जारी करती है, डिक्लेरेशन का आदेश राज्य सरकार जारी करती है, और किसी भी लोकल किसी भी म्युनिसिपल इलाके को म्युनिसिपैलिटी से एक्सक्लूड करने का, अलग करने का आदेश भी राज्य सरकार जारी करती है। अब राज्य सरकार ने किसी पर्टिकुलर इलाके को नगरपालिका से बाहर तो कर दिया, अब बाहर करते ही उसका प्रभाव भी आएगा, तो इंपैक्ट क्या आएगा वो हमारे को यहीं पर देखना है। तो ये जो एक्सक्लूडेड एरिया होता है, अपवर्जित क्षेत्र, जिसको म्युनिसिपैलिटी से अलग किया गया है, अब ये जो इलाका था इस इलाके में कोई जनप्रतिनिधि तो होंगे, यानी ये इलाका था, ये इलाका था, या ये इलाका था, यहां को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो जनप्रतिनिधि होगा, पार्षद होंगे। अब ये जो पार्षद होंगे इनका क्या होगा, इन पर इंपैक्ट पड़ेगा। जब एरिया अलग हो चुका है तो इन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब उससे रिलेटेड प्रावधान यहां पर किया गया है। तो अपवर्जित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को हटाना, रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एक्सक्लूडेड एरिया। यदि कोई क्षेत्र नगरपालिका से अलग किया गया है तो उस क्षेत्र का राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को हटाया जाएगा। If any area is excluded from a municipality, members representing that excluded area in the opinion of the state government shall be removed। फिर बात आती है याद क्या क्या रखना है यहाँ पे। तो पहली बात तो हमें याद रखना है, नगरपालिका से किसी भी एरिया को अपवर्जित किया जा सकता है। एनी एरिया कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी। उसका आदेश कौन जारी करता है, तो सिंपल भाषा में जवाब रहेगा राज्य सरकार आदेश जारी करती है। तो वो जो एरिया है जिसको म्युनिसिपैलिटी से एक्सक्लूडेड अपवर्जित किया गया है, उस एरिया के जो जनप्रतिनिधि थे, पार्षद थे, उनका क्या होगा। तो यहां पे अगर राज्य सरकार को लगता है कि जो एरिया हम लोगों ने इस म्युनिसिपैलिटी से एक्सक्लूड अलग किया है, अपवर्जित किया है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले पार्षद थे वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, तो राज्य सरकार उनको हटा देगी। अब ये जो कौन कौन से पार्षद हटेंगे, इनका डिसीजन कौन लेगा, तो ये राज्य सरकार डिसीजन लेगी। तो राज्य सरकार की राय में उस एरिया के वो प्रतिनिधि होने चाहिए, तब राज्य सरकार यहां पर उनको हटाने का आदेश जारी करती है। तो यहां पे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट याद रखने वाला है वो है इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार की राय में अगर वो जनप्रतिनिधि उस अपवर्जित क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको राज्य सरकार यहां पर हटा देगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन।
नगर पालिका की सीमाओं में निम्न प्रकार से अन्यथा परिवर्तन किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने 3 परिवर्तन देखे, वो तो सामान्य परिवर्तन थे, जनरल चेंजेस थे। नगर पालिका को यानी लोकल एरिया को नगर पालिका घोषित करना, किसी एरिया को नगर पालिका में मिला देना, नगर पालिका से एरिया को अलग कर देना। डिक्लेरेशन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो यहां पर जनरल प्रावधान है। अब इसके अलावा भी नगर पालिकाओं से रिलेटेड डिलिमिटेशन जो परिसीमन होता है उसमें राज्य सरकार एक अन्य भूमिका भी निभा सकती है, और वो होते हैं अन्यथा परिवर्तन। अल्टरेशन किया जाता है यहां पर। अन्यथा परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग कहेंगे एक तो होता है अमालगमेशन, दूसरा होता है स्प्लिटिंग। एक तो होता है विलय, दूसरा होता है विभाजन। म्युनिसिपल लिमिट्स में बी अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब परिवर्तन कर देना, अल्टर्ड अदरवाइज, यहां पे शब्द अदरवाइज, अन्यथा परिवर्तन कर दिया जाएगा। अल्टरेशन मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कपड़ों का अल्टरेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, वैसे यहां पर म्युनिसिपैलिटी की जो सीमाएं हैं उनका भी अन्यथा परिवर्तन या अल्टरेशन हो सकता है। पहला है विलय करना, एक नगर पालिका का दूसरी नगर पालिका में विलय, अमालगमेशन ऑफ वन म्युनिसिपैलिटी इनटू अनदर। तो एक नगर पालिका है, जैसे ये नगर पालिका है, इस नगर पालिका में दूसरी नगर पालिका को मिला दिया गया, और यहां पर इनका हो गया अमालगमेशन। जैसे मान लो यहां पे कोटा के अंदर 2 नगर पालिकाएं, उनको मिला दिया गया, तो वो अमालगमेशन हो जाएगा, वो विलय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर दूसरी बात आती है, क्या एक नगर पालिका से 2 नगर पालिकाएं बनाई जा सकती है, या फिर एक नगर पालिका से 3 नगर पालिकाएं बनाई जा सकती है? तो बनाई जा सकती है, उसे हम लोग स्प्लिटिंग कहते हैं। जैसे ये एक नगर पालिका है, ये इलाका अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, और ये अलग हो गया। तो पहले ये एक नगर पालिका थी, अब यहां पर नगर पालिका 1, नगर पालिका 2, नगर पालिका 3 हो गए, उसे हम लोग कहते हैं विभाजन। तो अगर हमसे ये सवाल पूछे कि नगर पालिकाओं में अन्यथा परिवर्तन करने का तरीका क्या क्या है, या कितने प्रकार से नगर पालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन किया जा सकता है, म्युनिसिपल लिमिट्स कैन बी अल्टर्ड बाय, अगर ये सवाल बनता है तो हमारा जवाब रहेगा 2 तरीके से। एक होता है विलय, अमालगमेशन, जिसके अंदर एक नगर पालिका में दूसरी नगर पालिका को मिला दिया जाता है, तो उसे हम लोग अमालगमेशन कह देते हैं। दूसरा होता है स्प्लिटिंग, विभाजन, जिसके अंदर एक नगर पालिका से 2 या 2 से ज्यादा नगर पालिकाएं बना दी जाती है, या उस नगर पालिका का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये दोनों बातें भी सिंपल है, हमारे लिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है कि हम लोगों ने विलय भी कर दिया, अमालगमेशन कर दिया, जिसमें अंदर एक नगर पालिका में दूसरी को मिला दिया, दूसरा नगर पालिका का विभाजन भी कर दिया 2 या अधिक नगर पालिकाओं में, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, प्रभाव क्या आएगा अमालगमेशन और स्प्लिटिंग का, वो हमारे को यहीं पर ही देखना है। तो जब नगर पालिका का विलय किया जाता है दूसरी नगर पालिका में, यदि एक नगर पालिका दूसरी नगर पालिका में विलय होती है, मिलाई जाती है, जैसे ये ए नाम की नगर पालिका थी, उसे बी नाम की नगर पालिका में मिला दिया गया है, तो यहां पर इनका हो रहा है विलय, अमालगमेशन हो रहा है। अब ये विलय करने का आदेश कौन निकालेगा? हां, जोड़ा जा सकता है, किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। तो यहां पे आप लोगों से फिर से एक सवाल, ये विलय करने का कि नगर पालिका ए को नगर पालिका बी में मिलाया जा रहा है, इसका आदेश कौन निकालेगा? क्योंकि ये भी डिलिमिटेशन है, क्योंकि यहां पर इस नगर पालिका को हम लोग इसमें मिला रहे हैं, तो बी नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन होगा, चेंजेस इन द लिमिटेशंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटी नंबर बी, तो यहां पे उसे भी परिसीमन कहा जाएगा। तो परिसीमन करने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। फिर बात आती है कि ये जो ए नगर पालिका थी, इसमें कोई ना कोई तो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, और उसके पार्षद भी होंगे। तो ये जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनका क्या होगा, पार्षदों का क्या होगा, तो वो हम लोग यहां पर देखते हैं। तो विलय हुई नगर पालिका के, विलय हुई नगर पालिका कौन सी है? ए वाली नगर पालिका को हम लोग कहेंगे विलय हुई नगर पालिका। तो इसके जो अध्यक्ष जी थे, इसके जो उपाध्यक्ष थे, इसके जो सदस्य थे, वो मूल कार्यकाल समाप्त होने तक नई नगर पालिका के सदस्य माने जाएंगे।
वेयर वन म्युनिसिपैलिटी इज अमालगमेटेड विद द अनदर, द चेयरमैन, द वाइस चेयरमैन एंड द मेंबर्स शैल बी डीम्ड टू बी members of the municipality into which it is merged until expiry of the original term. अब क्या होगा, ये जो ए नाम की नगर पालिका थी जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स हैं, अब वो बी नगर पालिका के मेंबर बन जाएंगे। सिंपल मेंबर बनेंगे या एडिशनल मेंबर बनेंगे, ये आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, बताओ। देखिए, जब एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मिलाया जाता है, विलय किया जाता है, whenever one municipality is amalgamated in the another municipality, the chairman, the vice chairman and the members of the merged municipality shall be called as। जब एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मिलाया जाता है तो विलय हुई नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? सदस्य कहा जाएगा या अतिरिक्त सदस्य कहा जाएगा? नो, सिंपल मेंबर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंपल मेंबर। क्योंकि एडिशनल मेंबर हम लोग उनको कहेंगे जो ग्राम पंचायत से मेंबर बनते। अगर गांव को नगर पालिका में मिलाया जाता तो गांव के जो सरपंच थे, उप सरपंच थे और जो वार्ड मेंबर थे, वो एडिशनल मेंबर होते हैं। जब एक नगर पालिका दूसरी नगर पालिका में मिलती है तो यहां पर पहले भी वो नगर पालिका के ही पार्षद थे, अब भी वो नगर पालिका का हिस्सा है, तो हम लोग उनको केवल सदस्य कहेंगे, सिंपल सदस्य कहेंगे। वेरी गुड, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर क्लियर कर दिया। और जब वापिस हम लोग सबसेक्शन 8 देखेंगे, यानी 3 क्लोज 8 देखेंगे, तब वापिस और समझा दूंगा। तो यहां पे ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और हो सकता है भविष्य में ये सवाल हमारे को सीधा देखने को मिल जाए, तो वहां पर हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड, पूरा याद कर रखा है, पहले वाले भी बहुत सारे याद होंगे। अब फिर बात आती है कि इसके जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे और मेंबर थे, वो कितने समय तक इस बी नगर पालिका के सदस्य रहेंगे? तो हम लोग कहेंगे जब तक कि मूल कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। तो ओरिजिनल जो टेन्योर था, जैसे ए नगर पालिका है, इसका टेन्योर 3 साल पूरा हो चुका है और इसको बी में मिला दिया गया है, तो ये कितने दिनों तक यहां पर इसके सदस्य रहेंगे? तो हम लोग जब धारा 7 पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया है किसी भी म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द म्युनिसिपैलिटी शैल होल्ड द ऑफिस ओनली फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, नॉट मोर देन दैट। तो वह केवल 5 वर्ष तक ही उस कार्यकाल को निभाएगा, उससे ज्यादा वह नहीं निभा सकता, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सेक्शन 7 के अंदर। तो इसका जो मूल कार्यकाल है 3 साल पूरा हो चुका है, 2 साल बचा हुआ है, तो ये 2 साल तक ही यहां पर इसके मेंबर रहेंगे। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब ये बताओ, ये जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं, इनको हम लोग इस बी के सदस्य बना रहे हैं, तो उसका आदेश कौन जारी करेगा? एक नगरपालिका ए को जब दूसरी नगरपालिका बी के अंदर मर्ज किया गया, अमालगमेटेड किया गया, तो उससे रिलेटेड आदेश राज्य सरकार ने जारी किया। दूसरा है कि ये जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं, ऑटोमेटिकली तो सदस्य नहीं बन जाएंगे, उसका भी तो आदेश जारी करवाना पड़ेगा। तो वह आदेश कौन जारी करेगा? वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट आदेश जारी करेगी। हाँ, बस इस लेवल को लेके आ जाओ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं दिख रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट आदेश जारी करेगी, आदेश जारी करेगी। तो यहां पे ये याद रखना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी भूमिका होती है। क्लियर? अब देखो, ये जो चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो बेरेक्ट में इनके अलावा दी गई हो। तो जो पूरा का पूरा बेरेक्ट है वो हम लोगों ने यहां पर याद कर लिया अभी तक, जितना भी बेरेक्ट है, जितना पढ़ा है हम लोगों ने अभी। तो ऐसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरा का पूरा बेरेक्ट भी हमारे को याद होता जाएगा। तो बेरेक्ट को पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है और सिंपल भाषा के अंदर सारी बातें हम लोग समझते जा रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट, नगरपालिका का विभाजन। अभी तो हम लोगों ने मर्जर किया था, अब करते हैं विभाजन। यदि एक नगरपालिका 2 या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित होती है,
वेयर वन म्युनिसिपैलिटी इज स्प्लिट इनटू टू और मोर म्युनिसिपैलिटी। तो एक नगर पालिका थी, अब जैसे ये बड़ी नगर पालिका थी, अब उसको हम लोगों ने ए, ये जैसे डी नाम की नगर पालिका थी, इसको हम लोगों ने ए, बी और सी तीन नगर पालिकाओं के अंदर स्प्लिट कर दिया, विभाजित कर दिया। तो यहां पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? अब स्प्लिट करने का आदेश कौन निकालेगा? तो फिर से हमारे को पता है दैट ऑर्डर शैल बी इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो आदेश भी जारी करेगी राज्य सरकार। अब प्रभाव क्या पड़ेगा, इंपैक्ट? तो जो यदि एक नगर पालिका दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित होती है तो नए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नई नगर पालिका के सदस्य माने जाएंगे। मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड म्युनिसिपैलिटी शैल बी डीम्ड टू बी द मेंबर्स ऑफ दैट म्युनिसिपैलिटी। अब पहले क्या था, इस म्युनिसिपैलिटी में मान लो कि 99 मेंबर थे। कितने मेंबर? 99। तो ये जो 99 मेंबर थे ये सारे के सारे डी नाम की नगर पालिका के पार्षद हुआ करते थे। फिर राज्य सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और कह दिया कि ये जो 99 सदस्यों वाली म्युनिसिपैलिटी है इसको 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ सकती है राज्य सरकार, स्प्लिट कर सकती है, विभाजित कर सकती है। उनको नई जो नगर पालिका बनी उसको नाम दिया गया ए, बी और सी। अब यहां पर क्या होगा, ये जो एरिया था इसको रिप्रेजेंट जो पार्षद कर रहे थे वो सारे के सारे ए नगर पालिका के पार्षद हो जाएंगे। पहले वो डी के पार्षद थे, अब वो ए के हो गए। ये जो एरिया है इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्षद, वो बी के पार्षद हो जाएंगे, और इस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले सी के पार्षद हो जाएंगे। यानी पहले कोई पार्षद डी नाम की नगर पालिका को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब डी रही नहीं, उसमें से ए बी सी 3 नगर पालिकाएं बन गई। तो यहां पे एरिया भी तो डिसाइड करेगी कि कौन सी ए कहलाएगा, कौन सा बी कहलाएगा, कौन सा सी कहलाएगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया को जो पार्षद रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिर उस नई नगर पालिका को रिप्रेजेंट करने वाला पार्षद बन जाएगा। तो उसका आदेश भी राज्य सरकार निकालेगी। राज्य सरकार कहेगी कि ये जो पश्चिमी दिशा को रिप्रेजेंट करने वाले पार्षद हैं वो ए नगर पालिका के पार्षद होंगे, जो मध्य वाले भाग को, मिडिल पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले पार्षद बी के पार्षद होंगे, और जो पूर्वी दिशा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया को वो सी नगर पालिका के पार्षद होंगे। ये आदेश भी राज्य सरकार जारी करती है। दैट ऑर्डर शैल बी इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड। अब देखो यहां पर नई नगर पालिका तब तक कार्य करेगी। फिर बात आती है ये जो डी नगर पालिका है ये कितने साल तक चुनकर आई थी? तो हम लोगों ने कहा कि सेक्शन 7 कहता है कोई भी नगर पालिका 5 साल तक चुनी जाती है जनरल इलेक्शन से। तो आम चुनाव होते हैं और उससे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो 5 साल तक अपने पद को धारित करते हैं। तो ये जो नगर पालिका 5 साल तक चुनी जाएगी। अब क्या हुआ, 3 साल का समय बीता और इसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, विभाजित कर दिया। तो अभी तक तो इसका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। तो अब क्या हुआ, पहले ये डी को रिप्रेजेंट करने वाले पार्षद थे, अब वो ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका कार्यकाल कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे इनका कार्यकाल बचा हुआ कार्यकाल होगा। मतलब ये 2 साल तक ए के, 2 साल तक बी के, 2 साल तक सी के ही मेंबर रहेंगे, फिर दोबारा चुनाव होंगे। यही तो बात लिखी गई है। नई नगर पालिका तब तक कार्य करेगी जब तक मूल नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। क्या वो पहले भी भंग हो सकती है? तो धारा 7 कहती है हो सकती है। तो धारा 7 और धारा 3 को साथ में पढ़ते हैं। तो कोई भी नगर पालिका जिसका डिलिमिटेशन किया गया है, क्या वह 5 साल से पहले भंग हो सकती है? दैट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द फाइनल टेन्योर। 5 साल के टेन्योर से पहले भी वह डिसॉल्व हो सकती है। चलो इस पे लास्ट में बात करते हैं, है ना। अभी तक तो इसको ही पूरा कर लेते हैं। तो बताओ ये चीज समझ में आ गई। न्यू म्युनिसिपैलिटी शेल कंटिन्यू टिल एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल टर्म अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। तो न्यू म्युनिसिपैलिटी कौन सी है? ये एबीसी न्यू म्युनिसिपैलिटी बनी है। पहले ये डी थी पूरी की पूरी, अब इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे जयपुर को बांटा था, जयपुर एक था, फिर जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज बना दिया गया था। जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व बना दिया गया था। कोटा उत्तर दक्षिण बना दिया गया था। तो वैसे ही अब क्या हुआ, बीच में अगर बनाते तो जो बचा हुआ कार्यकाल होता वो नई नगर पालिका का कार्यकाल होता। ओके, चलो ये सब करवा देंगे। आगे देखो,
फिर तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है नगरपालिका समाप्त होने पर, यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका ना रहे। अब देखो कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने देख ली। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा नगरपालिका किसी एरिया को डिक्लेयर किया गया, दूसरा इंक्लूड किया गया, तीसरा एक्सक्लूड किया गया और चौथा अल्टर किया गया। तो ये याद रखना, पहला तो क्या है, घोषित करना किसी लोकल एरिया को नगरपालिका, दूसरा उसमें इंक्लूड करना, सम्मिलित करना, जैसे नगरपालिका में किसी लोकल एरिया को सम्मिलित कर दिया जाता है, या किसी एरिया को जो म्युनिसिपैलिटी का इलाका है उसे म्युनिसिपैलिटी से अलग कर दिया जाता है। और अगला अल्ट्रेशन, जिसमें अमालगमेशन भी है और स्प्लिटिंग भी है, यानी समामेलन भी है और विभाजन भी है। ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने देखी डिलिमिटेशन में। फिर एक कंडीशन और बच जाती है, ना ये सब संभव है, उस पर बात करते हैं लास्ट में, थोड़ी देर में अभी इसको कंक्लूड करके फिर बातें करते हैं। ओके माधव, चलो देखते हैं अब क्या हुआ। एक और कंडीशन हो सकती है, वो है कि किसी लोकल एरिया को जिसे नगरपालिका घोषित किया गया था, तो उस नगरपालिका से उस नगरपालिका के दर्जे को ही छीन लेना। तो राज्य सरकार किसी नगरपालिका को यह कह सकती है कि नगरपालिका तू आज से नगरपालिका नहीं है। अब जब वो नगरपालिका नहीं है तो उस नगरपालिका का क्या होगा वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। अब मान लो ये कोई नगरपालिका है जिसे हम लोगों ने ई नाम दिया है। अब राज्य सरकार की आज जच गई कि जो ई नाम की नगरपालिका है वो आज से नगरपालिका नहीं रहेगी, तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया और कह दिया कि ये आज से नगरपालिका नहीं है। तो ये जो नगरपालिका है अब यहां पर नगरपालिका दर्जा नहीं रख रही है, तो अब उसके साथ में क्या होगा, तो उसके साथ में एक ही चीज होगी, उसका विघटन कर दिया जाएगा, उसे डिजोल्व कर दिया जाएगा। तो यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका ना रहे तो नगरपालिका को डिजोल्व विघटित कर दिया जाएगा। इफ द लोकल एरिया सीजेस टू बी अ म्युनिसिपैलिटी, द म्युनिसिपैलिटी शैल बी डिजोल्व। तो जब इसके पास में नगरपालिका का दर्जा ही नहीं है तो इसके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जो पार्षद हैं, वो किसके लिए काम करेंगे। तो एक काम करो, पूरी नगरपालिका को भंग कर दो, विघटित कर दो, डिजोल्व कर दी जाती है। तो जब कोई भी नगरपालिका नहीं रहती तो उसका विघटन कर दिया जाता है, दैट म्युनिसिपैलिटी शैल बी डिजोल्व्ड। अब फिर वापस बात आती है, इसके डिजोल्यूशन का आदेश कौन जारी करेगा, तो आदेश जारी करने वाला एक ही सुप्रीम अथॉरिटी है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार आदेश जारी करती है। क्लियर। फिर हम लोग जब नगरपालिका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 को पढ़ रहे होते हैं और उससे क्लोज 1 को पढ़ रहे होते हैं, तो उसका एक स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण किससे रिलेटेड, तो हमारा जवाब रहता है अपॉइंटेड डे, नियत दिवस से रिलेटेड स्पष्टीकरण। अब यह बताया गया है स्पष्टीकरण के अंदर कि स्पष्ट नियत दिवस से क्या अभिप्राय है, वह दिन जिस दिन धारा 3(1) के खंड क, ख, ग या घ में वर्णित परिवर्तन प्रभावी होता है। अपॉइंटेड डे मींस द डे फ्रॉम विच एनी चेंजेस रेफर्ड टू इन क्लोजेज ए, बी, सी और डी ऑफ सेक्शन 3(1) टेक्स इफेक्ट। अब इसका यह मतलब है, जैसे ये जो सब क्लोज ए है उसमें कौन सी बात लिखी गई थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी लोकल एरिया म्युनिसिपैलिटी, तो उसे म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया। दूसरा, किसी एरिया को म्युनिसिपैलिटी में सम्मिलित किया जा सकता है, एन एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपैलिटी। तो ये जब दो कंडीशन होती है तो उसके बारे में क्लोज ए में यह बताया गया है कि इनसे रिलेटेड जो चुनाव है वो नियत दिवस से 6 महीने के अंदर करवाए जाएंगे। यानी यहां पर अपॉइंटेड डे का मतलब है कि ये जो सम्मिलित करने का, ये जो डिक्लेयर करने का आदेश जारी हुआ था, वो आदेश कौन सी तारीख से प्रभावी हुआ है, जिस तारीख को वो प्रभावी हुआ है। जैसे राज्य सरकार ने किसी लोकल एरिया को नगरपालिका घोषित किया और कहा कि 30 जून से ये नगरपालिका हो जाएगी, या कोई सा एरिया है उसे कह दिया कि 30 जून से ये नगरपालिका संख्या 1 का हिस्सा माना जाएगा, तो ये जो आदेश है ये 30 जून से प्रभावी होगा। तो वहां पर
नियत दिवस हम लोग 30 जून को मानेंगे, यानी आदेश प्रभावी होने की तारीख ही अपॉइंटेड डे नियत दिवस होती है। फिर अगले 6 महीने में चुनाव करवा लेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था किसी एरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए नगर पालिका से, तो वो जो आदेश प्रभावी होगा वो अपॉइंटेड डे होगा। तो फिर उसके राज्य सरकार की राय में जो भी उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको हटा दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने अल्ट्रेशन देखा था, अमालगमेशन और स्प्लिटिंग, कि अगर 2 नगर पालिकाओं को मिला दिया जाता है या एक नगर पालिका में 2 या उससे ज़्यादा नगर पालिकाएं बना दी जाती हैं तो उसके बाद में क्या होगा, तो उसके जो आदेश रहते हैं वो सी में आते हैं। फिर अगर नगर पालिका रहती नहीं है तो उसे विघटित कर दिया जाएगा। तो वो जो आदेश रहेंगे वो नियत दिवस माने जाएंगे। जिस तारीख से आदेश लागू होते हैं उसी तारीख को हम लोग नियत दिवस अपॉइंटेड डे कहते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है। अगर हम लोगों से पूछे कि धारा 3 के अंदर एक्सप्लेनेशन किससे रिलेटेड है तो हम लोग कहेंगे अपॉइंटेड डे से रिलेटेड, नियत दिवस से ये आदेश लागू होते हैं। क्लियर, एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर देखो नेक्स्ट सेक्शन 3 क्लोज 2, धारा 3(2) क्या कहती है, प्रत्येक नगर पालिका का कर्तव्य बताया गया है धारा 3(2) के अंदर। क्या क्या कर्तव्य वो देखते हैं हम लोग। तो धारा 3(2) के अनुसार निम्नलिखित नगर पालिकाओं पर यह दायित्व होगा। अभी हम लोगों ने सब सेक्शन 1 पढ़ा सेक्शन 3 का, अब सब सेक्शन 2 देख रहे हैं। अब वो ये कहता है कि ये जो 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हैं उनका कर्तव्य क्या क्या होगा वो भी बताया जाएगा। अब 3 प्रकार की नगर पालिकाएं कौन सी, पहले से विद्यमान नगर पालिका, एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी, जैसे जयपुर म्युनिसिपैलिटी है वो एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी है, कुचामन नगर परिषद है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, विद्यमान नगर पालिका है। उसको क्या कर्तव्य, उसके क्या कर्तव्य होंगे वो अभी देखेंगे हम लोग। इस अधिनियम के अंतर्गत नवगठित नगर पालिका, नेवली कॉन्स्टिट्यूटेड म्युनिसिपैलिटी, जैसे अभी 2-4 दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया कि 76 नई नगर पालिकाएं बनाई जाती हैं और उसके अंदर ईओ से रिलेटेड जो 76 पद हैं वो सर्जित किए जाते हैं। तो नई नगर पालिकाएं बनाई है, जैसे हमारे नागौर, डीडवाना, कुचामन के अंदर खाटू को बना दिया, छोटी खाटू को बना दिया, या सिक्कर में देखें तो धोद को बना दिया, झुंझुनू में देखें तो जाखल को, डूनलोद को, सुल्ताना को, ऐसे नगर पालिकाएं बनाया गया है। तो ये नई नगर पालिकाएं बनी है और वहां पर ईओ का पद भी सर्जित किया गया है। तो जब 76 ईओ के आएंगे फिर आरओ के पद आएंगे, तो इस बार ये मान के चलना लगभग 200 पदों पे आपकी भर्ती आने वाली है, बड़ी भर्ती रहेगी। अब यहाँ पे पहली नगर पालिका जो ऑलरेडी नगर पालिका है, दूसरी नगर पालिका जो नई नई नगर पालिका बनी है, और तीसरी नगर पालिका कौन सी, जिसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया है, म्युनिसिपैलिटी विद अल्टर्ड लिमिट्स। अल्टर्ड लिमिट्स का मतलब या तो अमालगमेशन किया गया है या स्प्लिटिंग की गई है, या तो 2 नगर पालिकाओं को मिलाया गया है, या एक नगर पालिका में से 2-3 नगर पालिकाएं बनाई गई है, या किसी एरिया को अलग किया गया है, वो अल्ट्रेशन का पार्ट हो जाता है। तो ये जो तीनों प्रकार की नगर पालिका है, कहने का मतलब जिस भी नगर पालिका का डिलिमिटेशन हुआ है या जो ऑलरेडी नगर पालिका है उसकी क्या ड्यूटी रहेगी, तो ये तीनों प्रकार की नगर पालिकाएं याद रखनी है, क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि इन नगर पालिकाओं की यह जिम्मेदारी होगी। कौन कौन सी, एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी, नेवली कॉन्स्टिट्यूटेड म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी विथ अल्टर्ड लिमिट्स, विद्यमान नगर पालिका, नवगठित नगर पालिका, और जिस नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है उन नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी क्या होगी, क्या ड्यूटी होगी, उन्हें क्या करना होगा। तो धारा 3(2) क्या बताती है, सीमा चिन्ह स्थापित करना होगा इन्हें, इरेक्ट बाउंड्री मार्क्स। नगर पालिका अपनी सीमा अथवा परिवर्तित सीमा को दर्शाने वाले स्थायी सीमा चिन्ह यानी परमानेंट बाउंड्री मार्क्स अपने खर्च पर स्थापित करेगी। यानी उससे यह पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर नगर पालिका का सीमा क्षेत्र कहां तक है। हम लोग अनलिमिटेड सीमा क्षेत्र थोड़ी घोषित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में कुचामन नगर पालिका है, क्या उसका जो सीमा क्षेत्र है वो असीमित है, तो हमारा जवाब रहेगा नहीं। उसका एक पर्टिकुलर सीमा क्षेत्र है और उसको हम लोग मार्क्ड कर देते हैं कि ये कुचामन नगर पालिका का सीमा क्षेत्र है। अब ये जो सीमा क्षेत्र है, अब उसको दर्शाने वाले जो सीमा चिन्ह है, बाउंड्री मार्क्स हैं, उनको स्थापित करवाने की जिम्मेदारी यहां पर
नगर पालिका को दी गई है और नगर पालिका के द्वारा इन सीमा चिन्हों को, बाउंड्री मार्क्स को स्थापित भी करवाया जाएगा और उनका मेंटेनेंस भी नगर पालिका ही करेगी, यानी खर्चा नगर पालिका उठाएगी। अब यहां पर एक बात आती है, ये इस प्रकार का जो सीमांकन है ये किसने किया, यानी इस प्रकार का इस म्युनिसिपैलिटी का जो नक्शा है वो किसने बनाया? तब तो हम लोग कहते हैं राज्य सरकार ने बनाया, क्योंकि डिलिमिटेशन से ये डिसाइड हुआ, परिसीमन से डिसाइड हुआ। उसके बाद में ये जो नक्शा है इसको दर्शाने वाले जो सीमा चिन्ह है वो कौन स्थापित करेगा, कि पता लगे कि ये म्युनिसिपैलिटी है। तो एक सीमा चिन्ह हम लोगों ने यहां पे लगा दिया, एक यहां पर 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 लगा दिया। तो ये जो सीमा चिन्ह दर्शाने वाले लगाए जाएंगे ये म्युनिसिपैलिटी के द्वारा लगाए जाएंगे। इनको मेंटेन म्युनिसिपैलिटी करेगी, खर्चा म्युनिसिपैलिटी उठाएगी। क्लियर? द म्युनिसिपैलिटी शैल इरेक्ट सब्सटेंशियल बाउंड्री मार्क्स, स्थायी बाउंड्री मार्क्स डिफाइनिंग इट्स ओरिजिनल और अल्टर्ड लिमिट्स एट इट्स ओन कॉस्ट। एक तो देखो यहां पर ये सीमा चिन्ह बताने वाले सीमा चिन्ह नगर पालिका ने लगा दिया। अब क्या हुआ, ये कोई पर्टिकुलर इलाका था, इस पर्टिकुलर इलाके को राज्य सरकार ने कहा कि हम लोग एक्सक्लूड करते हैं इस म्युनिसिपैलिटी से। अब ये म्युनिसिपैलिटी ए नाम की म्युनिसिपैलिटी थी, इससे ये जो इलाका है ये अलग कर दिया गया है, अपवर्जित कर दिया गया है। अब क्या होगा, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इसकी सीमाओं में परिवर्तन राज्य सरकार ने कर दिया है परिसीमन करके। अब क्या होगा कि यहां पर सीमा चिन्ह ये नगर पालिका लगवाएगी और अब ये कहेगी कि हमारी जो नई बाउंड्री है वो इस प्रकार की है। ऐसे नई बाउंड्री यहां पर म्युनिसिपैलिटी के द्वारा बना दी जाएगी कि पुरानी ऐसी हुआ करती थी, अब नई ऐसी हो गई है। तो सीमा चिन्ह से यहां पर ये डिसाइड हो जाता है। तो दो बातें हमें याद रखनी है। पहली बात, ये जो बाउंड्री मार्क्स होते हैं वो एस्टैब्लिश कौन करवाता, लगवाता कौन है? तो जवाब रहेगा म्युनिसिपैलिटी। खर्चा कौन उठाता है? तो भी जवाब रहेगा म्युनिसिपैलिटी। सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो वो म्युनिसिपैलिटी नहीं करती। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इरेक्शन ऑफ द बाउंड्री मार्क्स दैट इज द ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। ओके। फिर सीमा चिन्हों का रखरखाव, यानी उनका इरेक्शन लगवाना और उनका रखरखाव दोनों ही म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी होती है। तो स्थापित किए गए सीमा चिन्हों का नियमित रखरखाव करना भी नगरपालिका का दायित्व होगा। तो हम लोग ये जो देखते हैं ना कि कुचामन नगरपालिका का क्षेत्र यहां तक है, या कुचामन नगरपालिका की नगर परिषद का सीमा क्षेत्र शुरू होता है। जैसे थानों से रिलेटेड सीमा क्षेत्र होता है, नगरपालिकाओं का सीमा क्षेत्र होता है, गांव की भी सीमाएं होती है, जिलों की सीमाएं होती है, होता है। जैसे हम लोग डीडवाना कुछ आजकल नागौर में थे पहले, आजकल डीडवाना कुचामन में, यहाँ से सिक्कर में एंट्री करते हैं तब हमें पता लग जाता है। जैसे हुडील गांव आता है हमारे से आगे, तो वहां से जी अब सिक्कर चालू हो गया। इधर हम लोग जयपुर की साइड में क्रॉस जाते हैं तो पहले सिक्कर आता है, फिर दांतारामगढ़ को जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद जयपुर की सीमा। तो जिलों की भी सीमाएं निर्धारित होती है, तो वैसे यहाँ पर सीमाएं निर्धारित होती है। ओके, स्वागत है। आगे देखो फिर, द म्युनिसिपैलिटी शेल देयर आफ्टर मेंटेन दोज बाउंड्रीज। तो मेंटेन भी करेगी और इरेक्शन भी करवाएगी। फिर बात आती है ये जो सीमा चिन्ह है उनका अनुमोदन कौन करेगा, अप्रूवल अथॉरिटी कौन है। यहां पर एक बात याद रखने लायक होगी हमारे को, नया पॉइंट हम लोग देखेंगे वो समझना ढंग से। सीमा चिन्हों का स्थान, पोजीशनिंग ऑफ द बाउंड्री मार्क्स, और उनका जो विवरण है, स्वरूप या विवरण हम लोग कह सकते हैं, तथा स्वरूप कलेक्टर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमोदित होगा। द डिस्क्रिप्शन एंड पोजीशन ऑफ बाउंड्री मार्क्स शैल बी अप्रूव्ड बाय द कलेक्टर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम। सीमाएं उसी प्रकार निर्धारित की जाएगी जैसा कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में वर्णित है। द लिमिट्स और अल्टर्ड लिमिट्स शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन। अब यहां पे बात क्या याद रखनी है, सीमा चिन्हों की पोजीशन, उनका स्थान क्या होगा और किस स्वरूप में होंगे, विवरण क्या होगा। जैसे कि ये कोई म्युनिसिपैलिटी का इलाका है, तो ये जो पोजीशन है कि ये सीमा चिन्ह यहां पर लगेगा, ये सीमा चिन्ह यहां पे लगेगा, ये सीमा चिन्ह यहां पर लगेगा,
ये पोजीशन कौन अप्रूव करता है? डिसाइड तो म्युनिसिपैलिटी करती है, लेकिन इसका अनुमोदन कौन करेगा? तो हम लोग कहेंगे कलेक्टर अनुमोदन करेगा। फिर वो जो सीमा चिन्ह है उस पर लिखा हुआ क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, विवरण क्या दिया होगा, उसको भी अप्रूव कौन करेगा? तो कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा ऑथोराइज्ड अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो फिर बात आती है कि धारा 3(2) के अंदर कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है? तो हम लोग कह सकते हैं अप्रूवल ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड पोजीशन ऑफ द बाउंड्री मार्क्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी के जो सीमा चिन्ह होते हैं उनका स्थान और विवरणों का अनुमोदन करने का जो जिम्मेदारी है वो कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की होगी। अब कलेक्टर एसडीओ को कह देता है कि तुम्हारे पास में जब ईओ इस प्रकार से कोई विवरण और पोजीशन लेके आए कि सीमा चिन्ह हम लोग यहां पे लगा रहे हैं, उन सीमा चिन्हों पे ये विवरण रहेगा, जो भी हम लोग लिख के देंगे तो उसको अप्रूव कर देना। तो ये अप्रूवल कौन करता है? तो हम लोग कहेंगे कलेक्टर या उसके द्वारा ऑथोराइज्ड अधिकारी करता है। तो पोजीशन और डिस्क्रिप्शन अप्रूव करता है, ये बात याद रखना। उसका विवरण, स्वरूप या फिर स्थान कि यहां पर लगेगा। क्लियर? तो पहले हमें केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि कलेक्टर अप्रूव कर देता सीमा चिन्हों को, नहीं, हमारे को उसका विवरण और पोजीशन अप्रूव करवाना है। क्लियर? ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो हम लोगों ने यहां पर ऐड कर दिया। तो एक एक पॉइंट हम लोग उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। फिर देखो, सीमाएं उसी प्रकार निर्धारित की जाएगी जैसा कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में वर्णित है। द लिमिट्स और अल्टर्ड लिमिट्स शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन। अब यहां पर क्या है कि इस प्रकार का ये जो नक्शा है म्युनिसिपैलिटी का, ये नक्शा राज्य सरकार ने डिसाइड किया है। तो इस नक्शे के अकॉर्डिंग ही यहां पर आपको सीमा चिन्ह स्थापित करने पड़ेंगे, पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी, विवरण डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो सीमाएं हैं वो कैसे निर्धारित की जाएगी? तो जैसा राजपत्र के अंदर बताया है वैसे ही सीमाओं का निर्धारण होगा। तो राजपत्र में किसने बताया? तो हमारा जवाब रहेगा स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है। तो म्युनिसिपैलिटी अपनी इच्छा से निर्धारित नहीं कर सकती है। ये ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन में जो डिसीजन लिया गया था उसी अकॉर्डिंग यहां पे इसको डिसाइड किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी याद रखना है कि सीमाओं को किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। तो जवाब रहेगा जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है, अधिसूचना में बताया गया है, वैसा ही म्युनिसिपैलिटी के द्वारा यहां पर उसे निर्धारित कर दिया जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो फिर, चलो ये तो हो ही गए थे। तो ये हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? सेक्शन 3 का क्लोज 1 और क्लोज 2 देख लिया। अब 2-4 सवाल कर ले, उससे हमारी जो समझ है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा और ज्यादा बेहतर बनेगी। तो इन सवालों के माध्यम से हम लोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पर अपनी समझ को और बेहतर करेंगे। तो सवाल हमारे सामने है, जवाब आपको बताने हैं। तो मैं सवाल पढ़ता हूं, जवाब देखें, आप लोग बताओ। नगरपालिका से अपवर्जित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को हटाने का आधार क्या है? What is the basis for removing representatives of an excluded area from the municipality? तो सवाल देखते ही हमें यह पता लग गया कि ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 3 का सवाल है। और 3 के अंदर जो परिसीमन डिलिमिटेशन किया जाता है उसमें राज्य सरकार के पास में यह भी अधिकार होता है कि वह नगरपालिका से किसी एरिया को अपवर्जित एक्सक्लूड कर सकती है। अब वो जो एक्सक्लूडेड एरिया है उसको भी कोई ना कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। अब कौन सा जनप्रतिनिधि उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, उससे रिलेटेड यहां पर ये सवाल है। तो उनको जो जनप्रतिनिधियों को हटाया जाता है, जैसे कि हम लोग जब धारा 3 पढ़ते हैं तो उसमें यह भी तो बात देखते हैं कि जब किसी भी एरिया को, जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया था, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अपवर्जित कर दिया जाता है, तो उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले जनप्रतिनिधियों को हटा दिया जाएगा। तो उन जनप्रतिनिधियों को हटाने का आधार क्या रहेगा, वो सवाल यहां पर है। बताओ, देखें कितने लोग इसका जवाब बता पाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति पर उन्हें हटाया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन? नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर, रिपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर? नहीं। राज्य सरकार की राय में, ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इसका आधार बनता है। राज्य सरकार की राय में जो प्रतिनिधि उस अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा।
ऐसा आदेश जारी करने का उपबंध यहां पे राज्य सरकार करती है। संबंधित नगरपालिका का प्रस्ताव महत्वपूर्ण नहीं होता, तो राज्य सरकार की राय महत्वपूर्ण होती है हटाने के अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल का जवाब बताओ फिर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3(2) के तहत कलेक्टर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन किया जाता है? द कलेक्टर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम अप्रूव्स विच ऑफ द फॉलोइंग? नगरपालिका की सीमाओं, म्युनिसिपल लिमिट्स, सीमा चिन्हों का स्थान एवं स्वरूप, पोजीशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाउंड्री मार्क्स, नगरपालिका का परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। इसका जवाब क्या रहेगा? तो हम लोग कहेंगे पोजीशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स। अब क्या है, धारा 3(2) में हम लोगों ने देखा कि कलेक्टर के पास में जब नगरपालिका के द्वारा जो बाउंड्री मार्क्स इरेक्ट किए जाते हैं और उनका मेंटेनेंस किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी परफॉर्मा भेजा जाता है उसको अप्रूव करने का यहां पर पावर कलेक्टर या ऑथोराइज्ड अधिकारी उसके द्वारा उसके पास में होता है। तो कलेक्टर के पास में वो लेके क्या जाते हैं, अप्रूव क्या करता है कलेक्टर? तो कलेक्टर यहाँ पे जो बाउंड्री मार्क्स है उनकी पोजीशन क्या रहेगी, स्थान क्या रहेगा, कौन से स्थान पे वो बाउंड्री मार्क्स रहेगा, वो यहां पर अप्रूव करता है, अनुमोदित करता है। दूसरा, उन पे क्या डिस्क्रिप्शन होगा, विवरण क्या रहेगा, विवरण अप्रूव करता है। सीमाओं को अप्रूव से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? सीमा चिन्हों का स्थान और विवरण को अप्रूव करेगा। क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं फिर। नगरपालिका की सीमाएं किस दस्तावेज के अनुसार निर्धारित की जाएगी? म्युनिसिपल लिमिट शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू विच डॉक्यूमेंट? जनगणना रिपोर्ट, जिला गजेटियर, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना या विकास योजना? सेंसस रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन या डेवलपमेंट प्लान? तो हमारा जवाब रहेगा यहां पर सी, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा। तो यहां पर जो नगरपालिका के द्वारा बाउंड्री मार्क्स इरेक्ट किए जाते हैं तो सीमाओं का निर्धारण उसी प्रकार से होगा जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है, और यह नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश्ड होता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो ये सिंपल से सवाल थे। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। एक भी जो पॉइंट है हमारे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के जो बैरेक्ट बनाया गया है उससे रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा नहीं छोड़ा है, हर पॉइंट को याद कर लिया। तो इससे क्या होगा, हमारे सामने किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, आसान भाषा के अंदर हम लोग सब चीज़ें समझते जाएंगे। फिर कह रहा हूँ बैरेक्ट वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन चीज़ों को देखते चलो, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे और भविष्य में जो सवाल बनेंगे ये पूरा एश्योरेंस है कि सवाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहीं से बनेंगे, क्योंकि जब हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे तो वो सवाल बनाएंगे कहाँ से? ये महत्वपूर्ण होता है कि सवाल बनते कहाँ से हैं। तो आप कुछ छोड़ो ही मत, तो सवाल यहीं से बनेंगे, और सवाल यहीं से बनेंगे तो हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब पिछली 2 बार तो क्या हुआ कि नगरपालिका अधिनियम बहुत ही सरल आ गया था, जिस कारण से जिसने पढ़ा उसके भी बराबर, नहीं पढ़ा उसके भी बराबर, तो ये हाल हो गए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, आरपीएससी बदल रही है तो हमें भी बदलना होगा और डिटेल में पढ़ना होगा। अब बताओ किताब वगैरह पहले इनको पढ़ते चलते हैं। आप लोगों को तो मिल रहा है ना किताब का, क्या करोगे चिंता, किताब तो औरों के लिए होगी जो नहीं पढ़ रहे। प्रताप वाला तो ऊपर गया, दिखाई नहीं दे रहा। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल अलग अलग होते हैं। राज्य विधानमंडल का काम होता है कानून बनाना, इनेक्टमेंट ऑफ द लॉज। तो विधानमंडल में विधानसभा शामिल होती है, राज्यपाल शामिल होते हैं, वो कानून बनाने का जिम्मेदारी रखते हैं, यानी उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। राज्य सरकार कार्यपालिका होती है। राज्य सरकार कार्यपालिका यानी जो कानून बनाए हैं विधानमंडल ने उनको लागू राज्य सरकार करवाती है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, राज्य सरकार के जो मंत्री मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानमंडल के सदस्य हो सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे अलग होते हैं दोनों। क्लियर? हाँ, इस बार वाले थोड़े से ढंग से पढ़ना, ये हम लोग पूरा डिटेल में देख रहे हैं तो इसलिए आप लोग डिटेल के अंदर देखो। तो इनको भी वापस
अपने पास में वैसे भी इसमें अवेलेबल है ना डाउनलोड की फैसिलिटी, तो डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा इनको एक उस फॉर्मेट में, कौन सा होता है वो, उस फॉर्मेट में भी ऐड करेंगे तो हो जाए आप लोग। ना ऐसे किताबें कोई भी निकाल रहा है, किताबें निकालने से काम नहीं होगा। और ये तो देख लेना, मैं पूरे एश्योरेंस के साथ में कहता हूँ कि बहुत सारे जो टीचर सब पढ़ा रहे होंगे वो अपना सेशन देखेंगे, उसके बाद में पढ़ाना चालू करेंगे। पिछली बार भी ऐसे भी करते थे, अब की बार वापस ये ऐसा करेंगे। क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई टीचर होता है उसको इकोनॉमिक्स बेहतर आती है, कोई टीचर होता है उसको हिंदी बेहतर आती है। तो किसी को, जैसे अभी नगर पालिका अधिनियम है, नो डाउट सबसे बेहतर अपना है, मतलब अपना ही है। जैसे कोऑपरेटिव एक्ट था वो सबसे बेहतर अपना था, मतलब अपना ही था। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए आप लगातार पढ़ते रहो, जैसे 150-200 दिन, 150-200 दिन तक हम लोग अगर लगातार पढ़ लिए, जैसे दिसंबर तक, तब हमारे को सब कुछ याद हो जाएगा। और बस आप तो क्लास जब लेते हैं तो वो डेली क्लास लेते रहो, तो उससे क्या होगा, सब कुछ याद हो जाएगा अपने को। राजस्थान में डिले का, इलेक्शन का अलग अलग पॉलिटिकल कारण है, इस कारण से वो इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, वैसे 25 में हो जाने थे। ना अब की बार पक्का मीटअप होगा, सिलेक्शन होगा, पूरे तन्मयता के साथ में पढ़ते रहो, कुछ भी चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और अब की बार पूरा विश्वास है कि नगर पालिका अधिनियम अपने को जीत दिलाएगा। और इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो क्वालिटी के सवाल आएंगे, बेहतरीन सवाल। और जब बेहतरीन सवाल आएंगे तब अपने हर जगह पे बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। ना आराम से हो जाएगी भानु, चिंता मत करो, अभी खूब टाइम पड़ा है, 2027 से पहले ये एग्जाम नहीं हो किसी भी हालत के अंदर। जैसे अभी आरएएस की 29 नवंबर तारीख दी है, तो उसके बाद में ये एग्जाम, अगर चलो आज ही नोटिफिकेशन आ गया तब भी उसके बाद ही एग्जाम होगा। तो 27 से पहले एग्जाम नहीं हो, और 27 से आने के अंदर अपने पास में 6 महीने, तो 6 महीने ढंग से पढ़ लिए तो भी अपने पास में टाइम, और साल भर का टाइम मानो आपके पास में रहेगा। चलो करते हैं उसका भी प्रयास। तो बस इसी को बेस्ट है, तो बेस्ट हम लोग परफॉर्म भी करेंगे, आपकी बार परफॉर्म करो और सारे के सारे सिलेक्शन दो, तो उससे भी अपना, वैसे सिलेक्शन तो पिछली बार भी जो मोर देन 50% है वो अपने पास ही पड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते ही रहते हैं, पर अपने ज़्यादा कहते नहीं, कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, जो बेहतर होता है वो बेहतर होता ही है। बस पढ़ते रहो, करते हैं उसका भी प्रयास। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और उस सेशन, कल के सेशन में रखेंगे हम लोग आगे की बातें। तो कल 2 सेशन रखेंगे, एक पॉलिटिका भी रख लेंगे, और ये जो अपना 8 बजे वाला टाइम है, इस समय हम लोग हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन तो कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो उसको हम लोग कल शेड्यूल कर देंगे पॉलिटी वाली को, तो वो 9 बजे बाद में रख लेंगे, और ये 8 बजे रख लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो भी अपना 6 महीने के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, चिंता की बात ही नहीं है। वैसे तो एक्ट तो 2 महीने में पूरा हो जाए, लेकिन डिटेल में ढंग से पढ़ते हैं तो अपने को 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन एक एक चीज याद होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, सिलेक्शन उससे होगा, ना कि सिलेबस करवाने से। सिलेबस तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी पढ़ा है, उससे थोड़ी होगा। और अब की बार हम लोग यहाँ पे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है, पिछली बार से अगली बार जब पढ़ाओ तो 10 गुना बेहतर तरीके से पढ़ाओ, 10 गुना ज़्यादा चीज़ें ऐड करके पढ़ाओ, तभी पढ़ाने का मतलब है बार बार। अदरवाइज तो एक बार पढ़ा दिया और वो रिकॉर्डेड हो ही जाती है। तो रिकॉर्डेड में जो बातें हैं उससे बहुत सारी नई चीज़ें हमारे को इन लाइव सेशंस में देखने को मिलेगी। तो वो भी है, तो वो आप लोग देख लेना, और ये भी है। और थोड़ा सा जो iOS जिनके पास में है ना, आपके जो कोई दोस्त वगैरह जिनके पास में आईफोन वगैरह है, उनको कह देना आप लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो, इंस्टीट्यूट। और उसके अंदर आपसे जब कोर्स कोड मांगा जाएगा, कोड मांगते हैं वो लोग, तो TYFQNR ये ऐड कर देना, तो आपका वहां पर एनरोलमेंट हो जाएगा। तो उससे ही ये एप्लीकेशन दिखने लग जाएगी iOS में। अभी अपना ये एंड्रॉइड पर है, तो iOS वालों के लिए कोड ऐड कर देना, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके। हाँ, रेगुलर रखेंगे क्लास, है ना। चलो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।